Good morning, everyone. So let's start with this section पॉलिटी, जो थोड़ा बहुत रह गया है। मैंने बोला था ना पॉलिटी एक साथ पढ़ना होता है और फिर बिहार वाला एक साथ। तो बेसिकली वी विल बी रीडिंग अबाउट पॉलिटी ऑफ बिहार। जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। So the first and foremost thing regarding this polity is what? थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री जैसे पॉलिटी कैसे बना, ठीक है। हेडलाइन लिख लीजिए, पॉलिटी ऑफ बिहार। ये स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह सब इसी में आ जाएगा। ओके, तो व्हाट यू विल सी कि 1912 तक, ठीक है, 22 मार्च 1912 के पहले तक आप क्या देखते हो कि बंगाल एज अ स्टेट, बिहार एज अ स्टेट एंड ओडिशा एज अ स्टेट, ये तीनों एक साथ है। ठीक है बेटा, ये तीनों क्या है? एक साथ है। कब? 22 मार्च 1912 के पहले। बट ऑन ऑफिशियली, ठीक है, इस दिन आप क्या देखते हो कि बिहार और उड़ीसा को, ठीक है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, 22 मार्च 1912 को क्या होता है? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से बाहर कर लिया जाता है। और इसी दिन के चलते हम 22 मार्च को बेसिकली क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। ठीक है ना, बिहार दिवस। ठीक, अब देखो, बंगाल के अंदर बिहार भी है, उड़ीसा भी है और बंगाल खुद है। बंगाल से एक टुकड़ा अलग हो गया, बिहार और उड़ीसा बन गया। नाउ अगेन व्हाट हैपेंस कि ये जो बिहार और उड़ीसा का जो पार्ट है, बिहार को बी आर लिख रहा हूं, उड़ीसा को ओ आर लिख रहा हूं। आप क्या देखते हो कि 1 अप्रैल 1936 बिहार और उड़ीसा को फिर अलग कर दिया जाता है। बिहार को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, तो दो अलग अलग रीजन बन जाएंगे, बिहार का अलग और उड़ीसा का अलग। तो चूंकि हम बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार निकाल लेंगे। क्लियर है? नाउ एक काम और होता है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बिहार जो है, इसके साथ अगर हम आज के डेट में देखें तो झारखंड भी है। पुराना बिहार इज व्हाट? बिहार प्लस झारखंड। आप क्या देखते हो कि 15 नवंबर 2000 बिहार और झारखंड में से बिहार और झारखंड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, अगर बिहार और झारखंड के रीजन को 100% माने एरिया वाइज, तो व्हाट यू विल सी, झारखंड का जो एरिया गया इट वाज 45.85% और जो रिमेनिंग था वो बिहार का। मतलब बिहार का जो लास्ट डिवीजन हुआ बिहार और झारखंड में, तो झारखंड को टोटल एरिया का 45.85% मिल गया और जो बच गया वो बिहार में रह गया। ठीक है, और ये सब ऑलरेडी डेटा हम लिख चुके हैं। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो बिहार का नंबर किस पर आता है? थर्ड। बिहार इज एट थर्ड पोजीशन। ओके, कुछ पूछना हो किसी को? एनीथिंग टिल हियर? ये डिवीजन दिमाग में बैठा? ये बताओ कैसे कैसे क्या हुआ है। शुरू में बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 22 मार्च 1912 को बंगाल अलग, बिहार और उड़ीसा एक साथ। फिर बिहार और उड़ीसा का फिर से डिवीजन 1 अप्रैल 1936। ठीक है, बिहार अलग और उड़ीसा अलग। अब जो बिहार बना है उसी के अंदर झारखंड भी है। तो अब क्या देखोगे आप? 15 नवंबर 2000 को बिहार अलग और झारखंड अलग। तो आप क्या देखते हो ना, ये झारखंड 15 नवंबर 2000 है ना, इस दिन झारखंड दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 नहीं, मतलब 15 नवंबर हर ईयर इज
सेलिब्रेटेड एज व्हाट? झारखंड दिवस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो दिस इज स्मॉल थिंग रिगार्डिंग थोड़ा सा हिस्ट्री जो है बिहार का वो। नेक्स्ट, चूंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर ये वाला पार्ट हमारा बाकी था। तो बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर को अगर आप देखो तो इट कंप्राइजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर स्टेट में काउंसिल नहीं होता है, बिहार में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और थर्ड इज गवर्नर। तो अगर आप पार्लियामेंट जो हमने पढ़ा है उससे कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट। ओके, इसका हिंदी नाम भी लिख लो यार। जो नए लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसे हम क्या बुलाते हैं? विधान सभा। इसे क्या बुलाते हैं? विधान परिषद। बेटा हिंदी स्पेलिंग गलत हो गया तो फिर माफ करना उसके लिए। दिस इज विधान सभा, दिस इज विधान परिषद। ओके, और गवर्नर तो वहीं बैठे हुए। तो पहला थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला हेडलाइन लिखिए यहां पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 2 3 दिस फोर्थ, फिफ्थ जो है हमारा वो क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वाला। इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, बिहार से रिलेटेड। तो व्हाट यू विल सी, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा भी बुला रहे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? बताते जाइए बेटा आप लोग, आप लोगों ने इतनी बार पढ़ा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? एनीवन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार में कितने मेंबर्स हैं? इट इज 243। इट इज 243। ओके, 243। नाउ इस 243 का अगर डिवीजन कर दिया जाए तो कुछ जनरल कैंडिडेट्स हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हैं और कुछ शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो 38 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और जो बच गया वो ऊपर पर क्या होगा? जनरल। भर लेना खुद से, 203। ठीक है, ये याद रखना है, शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना सीट। तो अगर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी रिजर्व सीट्स आर देयर इन बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? 40 रिजर्व्ड सीट्स। How many seats are reserved for scheduled caste? 38. How many seats are reserved for scheduled tribes? 2. Okay? क्लियर है ये? किसी को कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन? Tenure of state legislative assembly is 5 years. Tenure of state legislative assembly is 5 years. C. बाकी सब लोकसभा की तरह चलेगा। बताओ जल्दी से, मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए था लोकसभा के लिए? What was the minimum age to become the member of Lok Sabha? Minimum age to become a member जो लोकसभा का है वही यहाँ उठा के चिपका देंगे 25 years। 25 साल था वहां भी, यहाँ 25 साल। ठीक है, क्लियर है? 25 21 तो पंचायत में पढ़ा था बेटा आपने। ठीक है ना, जैसे वहां पर स्पीकर है यहां पर भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो प्रावधान है बेटा वो आर्टिकल 178 में दे रखा है। क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है, तो इसलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नाउ आपका एक होमवर्क होगा, बहुत सारा होमवर्क मिलता है बेटा इस एक्सरसाइज में जो मैं आपको अभी देता हूं।
ठीक है, ये वाला जो क्लास है ना, इसमें बहुत सारा होमवर्क मिलेगा। आपका जो होमवर्क है, ये जो लाइन आपने लिखी, इसके नीचे 2 लाइन आप छोड़ दें, जस्ट लीव 2 लाइन्स। और जैसे ही क्लास खत्म होगी, ठीक है, अभी जैसे क्लास जैसे ही ओवर होगी, आप क्या करेंगे, प्रेजेंट स्पीकर और प्रेजेंट डेप्यूटी स्पीकर गूगल सर्च करेंगे और डालेंगे। नाम जो है वो तो लिखना ही लिखना, साथ में एक बार चेहरा देख लेना। ठीक है, क्या होता है जब आप चेहरा देखते हो किसी आदमी का, तो वो याद रहती है काफी दिन तक। ठीक है, दैट्स व्हाई, इसीलिए ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। चाहो तो मैं लिख दूं नाम, है ना, उससे आपका भला नहीं होगा। ठीक है, आप फोटो देखना प्रेजेंट स्पीकर और प्रेजेंट डेप्यूटी स्पीकर का। क्लियर है जो मैंने बोला? प्लीज डू इट आफ्टर द क्लास। Who was the first speaker before independence? First speaker before independence? राम दयालु सिंह। आपने अगर थोड़ी सी भी इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा 1936 में कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनती है, 1937 में, हाँ कि ना? बिहार में भी बनती है, तो बिहार में अगर बनी होगी तो बिहार के कोई स्पीकर होंगे? कौन थे वो? राम दयालु सिंह। क्लियर है? तो दी ही वॉज बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस। आते हैं बेटा आप सब आंसर। फर्स्ट स्पीकर 1947 के बाद, जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके बाद पहले स्पीकर कौन बचे? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद बर्मा। इसको बगल में लिख लो, आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके आगे जब हम लोकसभा पढ़ रहे थे तो हमने एक ऑफिस और लिखी थी, लीडर ऑफ अपोजिशन, याद है? तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन, इसका नाम नीचे लिख लेना। और मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन एसके बाग। एसके बाग। यार स्पेलिंग देख लेना यार, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हर जगह थोड़ा सा, कहीं पर एच ई लिखा हुआ है, कहीं पर जे जी ई लिखा हुआ है, बट एस के सब जगह कॉमन है। ठीक है, डन। डन एवरीवन। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नीचे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, स्टार मार्क लगाकर, पावर टू फॉर्म स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या विधान परिषद इज विथ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट टू फॉर्म, फॉर्म को क्या लिख सकते हो, एस्टैब्लिश, रेस्ट विथ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 169(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा या नहीं होगा, इसका पावर बनाने का प्रावधान किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। सो अगर मान लो किसी स्टेट में एबॉलिश करना है, इसका भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का भी पावर पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश करने का भी पावर पार्लियामेंट के पास।
ठीक है, क्लियर है? State Legislative Council, when it comes to Bihar के perspective से, what you will see, there are 75 seats. कितने सीट्स हैं? 75 seats. 75 में 63 are elected and 12 are nominated. ये पूरा राज्यसभा की तरह चलेगा. टेन्योर 6 years. 1/3 of its member retire every 2 years. हर 2 साल पर 1/3 of its member retire. पूरा राज्यसभा की तरह चलेगा. राज्यसभा का मिनिमम एज कितना था बेटा? मिनिमम एज टू बिकम राज्यसभा मेंबर, आई होप यू रिमेंबर दैट. 35 कहां था बेटा? वो प्रेसिडेंट का था. 30 years. अरे 35 साल प्रेसिडेंट, कंफ्यूज नहीं होने का. ठीक है, जैसे वहां चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन थे, यहां पर भी चेयरमैन और, अच्छा यहां चेयरमैन को डेप्यूटी चेयरमैन नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वाइस चेयरमैन. ठीक है, और इनका प्रावधान जो है आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी होंगे यहाँ पर. वहां जैसे एक्स ऑफिशियो चलता है, यहाँ पर एक्स ऑफिशियो नहीं चलेगा, है ना. वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, तो वाइस गवर्नर तो होता नहीं है जो एक्स ऑफिशियो हो जाए, तो वहां पर एक्स ऑफिशियो नहीं चलेगा. ओके, अब आपका यहाँ पर एक होमवर्क है. प्रेजेंट चेयरमैन, अभी कौन है चेयरमैन, और प्रेजेंट वाइस चेयरमैन बिहार के कौन है, इसके बगल में यहां पर लिख लेना. प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है, हम यहां पर फर्स्ट चेयरमैन लिखेंगे. फर्स्ट चेयरमैन राजीव रंजन प्रसाद सिंह. एंड फर्स्ट विमेन चेयरमैन राजेश्वरी. ये सब गूगल सर्च. ओके, एज सच कहीं पर लिखा नहीं होता है, बट जो मटेरियल बना है वहां पर से आपको लिखाया जा रहा है. ओके, सेवेंथ गवर्नर. he or she is the head of executive. जैसे प्रेसिडेंट होता है वैसे गवर्नर होता है. गवर्नर के कुछ पावर्स, वहां पर ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ व्हाट? प्रेसिडेंट. यहां पर ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन विल बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर. all executive decisions are taken in his name. He works on aid and advice of Council of Minister.
he or she is appointed by president for a term of 5 years, but this 5 years is subjected to pleasure of president. मतलब उसके पहले भी हटाया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है 5 साल, बट 5 साल के लिए रह सकता है, ठीक है। एंड मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर इज 35 years, 35 साल। he is, he or she is, ठीक है, is the chancellor of all state universities, central universities नहीं बेटा, state universities. He is the chancellor of all state universities, asked in BPSC. पूछा गया था ये क्वेश्चन। Which among the following is the chancellor of all state universities? Answer will be governor. अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहता तो बेटा, यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहता तो चांसलर कौन होते? प्रेसिडेंट, ठीक है। चांसलर कौन होते? प्रेसिडेंट। पावर्स, देखो बिहार में जो गवर्नर का पावर होगा वही सब जगह होगा, है ना, तो ध्यान से, कुछ अलग नहीं है। अंडर आर्टिकल 202 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in state legislative assembly on prior recommendation of governor। जैसे वहां प्रेसिडेंट था, यहां पर क्या है? गवर्नर। बिना इनके रिकमेंडेशन का मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता है। दिस इज फर्स्ट पावर। बहुत सारे पावर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 213, इट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जैसे वहां प्रेसिडेंट बना सकता है, वैसे यहाँ पर गवर्नर बना सकता है। बाकी ऑर्डिनेंस क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है डिटेल में, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, चीजें आसान हो जाती है। आर्टिकल 217, he is or she is consulted by president in appointment of high court judges। पढ़ा था ना, he is consulted by president in appointment of high court judges। और भी पावर्स होते हैं, but these are some of the important powers, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ऑब्वियसली बिफोर इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है, was formed under the act of 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत पहला गवर्नर बना था हमारे बिहार के, और वो कौन थे? डॉक्टर एसपी सिन्हा। ओके, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एसपी सिन्हा। एसपी मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, these are something about the governor ना, काफी है आई थिंक।
नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर, जैसे वहां प्राइम मिनिस्टर देखा था, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखिए। जैसे वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, स्टेट सेंटर लेवल पर। तो ही और शी इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैन बिलोंग टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर कोई अनइलेक्टेड मेंबर भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, गिवन दैट कि 6 महीने के अंदर ही और शी हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ आइदर हाउस। तीसरा वाला समझ में आया? थर्ड वन, चीफ मिनिस्टर जो बनता है, या तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, या तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, या फिर इन दोनों का अगर मेंबर नहीं है, तो जैसे मान लो आज के डेट में वो चीफ मिनिस्टर बन गया, दोनों में से किसी का मेंबर नहीं था, विद इन 6 months he or she has to become the member of either house, तो वो चीफ मिनिस्टर बना रहेगा, नहीं तो हटना पड़ेगा। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्णा सिंह, ठीक है ना। आज तक कितने डिफरेंट लोग चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के? हाउ मेनी डिफरेंट पीपल? तो 23 डिफरेंट पीपल have become CM of Bihar. अब what is the meaning of 23 different people? अब नीतीश कुमार 8 बार बने हैं तो उनको 8 बार काउंट नहीं करेंगे, उनको एक बार काउंट करेंगे। समझ में आया? 23 अलग अलग लोग अभी तक बिहार के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब नीतीश कुमार 8-10 बार बने हैं तो उनको एक बार काउंट करेंगे। ओके, देयर आर 23 डिफरेंट फेसेस। 9 इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। एक चीज जो हमने पढ़ा था वो यहां फिर से नोट डाउन कर लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। क्या है बेटा? व्हाट इज द प्रोविजन फॉर दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स? पढ़ाया था ना, खा के बैठ गए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स? बाप रे बाप, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला? मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितना रहेगा? 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो 243 का अगर आप 15% निकालोगे तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 36 से कम होना चाहिए, लेस देन 36। क्या यार पढ़ नहीं रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग, क्या फायदा? एडवोकेट जनरल, जैसे वहां पर अटॉर्नी जनरल होता है, यहां पर होता है एडवोकेट जनरल। तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट जनरल? क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वही क्वालिफिकेशन एडवोकेट जनरल का होगा ना। वहां पर आप देखते हो अटॉर्नी जनरल किसी भी मिनिस्ट्री में जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में जाकर बातचीत कर सकता है, देखा था ना, विदाउट एनी राइट टू वोट। वो चीज यहां पर भी होती, ध्यान रखिएगा। कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट, कैन स्पीक
and participate in meetings held within, this word is important, within territory of state. स्टेट के अंदर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो, मीटिंग्स वगैरह हो, वहां पर जाकर ये अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी राइट टू वोट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो अगला साल लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो फिर भी अगला साल जब होगा तब देखा जाएगा। बिहार लोकसभा इलेक्शन 2019, लोकसभा इलेक्शन, नॉट बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। ओके, अनाउंसमेंट कब हुआ था? व्हाट वाज द डेट फॉर अनाउंसमेंट? 10th March 2019. In how many phases it was conducted? 7 phases. ठीक है, in how many phases it was conducted? 7 phases. 11th अप्रैल 2019 को पहला फेज और 19th मई 2019 को लास्ट फेज। थर्ड, रिजल्ट कब आया था? 23rd मई 2019। ठीक है ना? बिहार से कितनी सीटें हैं? नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम बिहार कितना है बेटा? 40। इस 40 में से 6 सीट्स आर फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 40 में से 6 आर फॉर शेड्यूल कास्ट, रेस्ट आर फॉर जनरल। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, इन 40 सीटों में से ये जो लोकसभा इलेक्शन 2019 का हुआ था, 3 महिलाएं जीती थी। ठीक है, 3 आउट ऑफ 40 सीट्स 3 वेयर विमेन लेजिस्लेटर्स। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटा वोटर्स भी कहां से थे? बिहार से थे। ये पुराना हो गया है बट ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटा वोटर्स आर फ्रॉम बिहार। नोटा पता है ना? नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम नोटा वोटर्स वेर फ्रॉम बिहार। ओके, बिहार लोकसभा इलेक्शन 2019। सेकेंड इज बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शन, 243 सीट वालों का इलेक्शन। बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शन 2020, जस्ट एक साल बाद। तो इट वाज 17th स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, 17th इलेक्शन। ओके, 17th। सेकेंड, इसका नोटिफिकेशन कब आया था? 25th September 2020, asked in BPSC, asked in BPSC कि इसका नोटिफिकेशन कब आया था? थर्ड, this election happened in 3 phases। 2020 में ही 3 फेजेस में इलेक्शन हुआ था। एक 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को,
और तीसरा 7 नवंबर को। ठीक है, 28 अक्टूबर को जो इलेक्शन हुआ था ये 16 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, ये 17 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और रिमेनिंग बच गए 5 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन 7 नवंबर को हुआ था। ठीक है, सीट वाइज देखा जाए तो 71 सीट्स, 94 सीट्स एंड 78 सीट्स। तो यहां पर लिख लो डेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सीट्स, डेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सीट्स। ओके, डन। फोर्थ, counting of votes. This happened on 10th November 2020. जब इलेक्शन हुआ था तो लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो कौन थी? आरजेडी विथ 75 सीट्स। आरजेडी विथ 75 सीट्स। फीमेल लेजिस्लेटर्स, कितनी महिलाएं जीती? They were 26. फीमेल लेजिस्लेटर 26। इलेक्शन हो गया, अब सरकार बनेगी तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट happened on 16th November 2020। सरकार बनने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का मीटिंग होगा तो फर्स्ट सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 17th सेशन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 17th स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो बना है उसका फर्स्ट सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दिस हैपेंड फ्रॉम 23rd to 27th November 2020। ओके, उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो इंडिया वाले थे, सुनील अरोड़ा, और स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन थे? HR श्रीनिवास। ये देखो सर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में डिफरेंस क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बेसिकली कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट सेंटर पर जो 3 लोग हैं ना उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नाउ जब हमने पंचायती राज एक्ट पढ़ा था तो वहां हमने देखा था ना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, याद है? पंचायती राज में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोला था ना, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? HR श्रीनिवास। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस क्लियर है? हाँ या ना? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं? जो सेंटर वाला है, जो लोकसभा का इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराता है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमिश्नर कराता है, ठीक है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? जो पंचायती राज एक्ट में हमने पढ़ा था ना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, कैसे बनता है। तो बिहार स्टेट का अलग होगा, MP स्टेट का अलग होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट का अलग होगा। तो बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे उस समय? HR श्रीनिवास। यही डिफरेंस है दोनों में। ना, चूंकि हम पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं तो पिछले साल जो नीतीश कुमार जी ने पार्टी चेंज करा था, रिजाइन करा था, RJD के साथ कुछ साठगांठ किया था, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर लिख लीजिए बिहार करंट अफेयर्स पॉलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एक क्वेश्चन यहां से पड़ेगा।
बिहार करंट अफेयर्स पॉलिटी। तो व्हाट यू विल सी, ये जो चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया नीतीश कुमार ने, और उसके बाद फिर से चीफ मिनिस्टर बने, इट वाज 8th टाइम। ठीक है, तो 8th टाइम मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड बाय बिहार सीएम। कौन थे सीएम? नीतीश कुमार। ये तो सबको पता है, श्री नीतीश कुमार। Date on which this ministry was formed. Date on which this ministry was formed. पिछले साल के बारे में बात हो रहा है सारा, याद होगा आप सबको। 10th अगस्त 2022। और ये कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ मिनिस्ट्री, कितने मिनिस्ट्री बनाए इन्होंने? ऑब्वियसली 36 से कम बनाएंगे क्योंकि 36 इज द मैक्सिमम लिमिट। 31। इसमें से आरजेडी को 16 मिला, ठीक है, और जेडीयू को 11। बाकी इनके जो और भी अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स थे उनको मिनिस्ट्री मिली, बट आरजेडी को सबसे ज्यादा 16, जेडीयू को 11। ये कब की बात करें? नंबर ऑफ मिनिस्ट्री जब रिजाइन हुए किया था उन्होंने, तब की बात हो रही है। डेप्यूटी सीएम हम सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। डेप्यूटी सीएम श्री तेजस्वी यादव। डेप्यूटी सीएम श्री तेजस्वी यादव। लिख लो यार, जो बाहर से कुछ लोग हैं, तेजस्वी यादव। स्पेलिंग के लिए माफ करना यार। ना, नया मिनिस्ट्री बनेगा, नया सरकार बनेगा, तो नया इलेक्शन भी होगा। तो स्पीकर को लेकर बहुत हंगामा हुआ था, स्पीकर साहब रिजाइन ही नहीं कर रहे थे। तो स्पीकर्स इलेक्शन हैपेंड ऑन 26th अगस्त, ऑब्वियसली 2020, लास्ट साल 2020, पिछले साल 26th अगस्त 2022। और जो प्रेजेंट स्पीकर हैं वही उस समय भी बने थे, जिसका मैंने आपको होमवर्क दिया है, अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, लिख लेना यहां पर नाम, सर्च जब करोगे तो प्रेजेंट स्पीकर कौन बने थे। फोटो जरूर देखना बेटा, फोटो। स्पीकर का इलेक्शन के पहले ट्रस्ट वोट था, ट्रस्ट वोट हुआ था। तो दिस हैपेंड ऑन 24th अगस्त 2022। और आप क्या देखेंगे, ट्रस्ट वोट में चूंकि बीजेपी बैकआउट कर गई थी, तो 160 वर्सेस 0 से ये विजयी हुए। ठीक है, 160 इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट एंड 0 अगेंस्ट। 0 क्यों था? बिकॉज बीजेपी एब्सटेन्ड। ओके, क्लियर है? करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी यहीं पर हमने कर लिया, थोड़ा बहुत पॉलिटी का। बाकी जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो पीडीएफ है वो आपको दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए। एंड दैट विल बी ऑल फॉर पॉलिटी फ्रॉम आवर साइड एज फार एज क्लास इज कंसर्न। कुछ चीजें जो करंट अफेयर्स की हैं वो करंट अफेयर्स में हम देखेंगे, बाकी एज सच इट्स डन। विथ रेस्पेक्ट टू बीपीएससी इससे ज्यादा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू बीपीएससी प्रीलिम्स इससे ज्यादा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलिए, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? Anything that needs to be asked with respect to polity? I hope it's exhaustive. कम तो नहीं है, म्युनिसिपैलिटी करने की जरूरत नहीं है।
ओके, पंचायती राज पढ़िए, खुश रहिए। एनीथिंग एल्स? पार्डन पावर ऑफ गवर्नर इज सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट, उस समय मैंने आपको पढ़ा दिया था और एक डिफरेंस भी बता दिया था। आई होप यू रिमेंबर दैट। एनीथिंग एल्स? लास्ट कॉल, एनीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? Emergency in state, you need to say president's rule. Okay, president rule के बारे में बोल रहे हैं ना? That's a good question. That's a good question. President rule का एक slide है. I'll send you that. Okay. President rule का एक slide है. बाकी जो constitutional provision is what? Under Article 356. It's good. Article 356 पढ़ने की जरूरत है. ठीक है. चलिए देख लेते हैं यहाँ पर. Under Article 356, whenever there is a breakdown of constitutional machinery, or state government is not carrying its work according to the provision of the constitution, then president rule can be imposed on any state. अब ध्यान ये रखना, आर्टिकल 356 में कहीं पर भी वर्ड प्रेसिडेंट रूल्स नहीं लिखा हुआ है. आर्टिकल 356 में जो वर्ड मेंशन्ड है, इट इज दिस वन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट. ओके, पहली चीज क्लियर है, लिख लो जल्दी से. आर्टिकल 356 के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी लिखा हुआ है. ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज मेंशन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द स्टेट. उसके बाद नीचे एक पॉइंट लिखो, प्रेसिडेंट रूल. वर्ड प्रेसिडेंट्स रूल ये मेंशन नहीं है, जैसे बजट मेंशन नहीं है ना बेटा, वैसे ही वर्ड प्रेसिडेंट रूल नहीं मेंशन है. बट 356 को हम बुलाते क्या है? प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी. प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी, इसको अलग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दो वर्ड्स मेंशन नहीं है. ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है ये? यस सर. एक चीज और ध्यान रखना है आर्टिकल 356 के अंदर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात. ये हिंदी में ही समझा सकते हैं, क्या लिखवाएंगे इसमें. जैसे मान लो गवर्नर को, ठीक है, प्रेसिडेंट को वेट नहीं करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन जब होगा तब प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, है ना. प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो ब्रेकडाउन होने के पहले भी लगा सकता है. समझ में आया? अगर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो सकती है, तो प्रेसिडेंट उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है. समझ में आई मेरी पूरी बात? इसको लिख लो अपने लैंग्वेज में. इफ अदरवाइज प्रेसिडेंट फील्स दैट देयर इज अ सिचुएशन मे अराइज, ठीक है, कि देयर इज अ नीड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल्स. ओके, ठीक है, क्लियर सभी को?
लिख लिया सभी ने? और कुछ जो प्रेसिडेंट रूल्स में आपको चाहिए बताइए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट ये लिखना है प्रेसिडेंट रूल्स में, वो भी लिख लीजिए। सर ये प्रेसिडेंट को कब लगेगा कि प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए? तो प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट रूल लगाता है ना बेटा, उसके लिए गवर्नर रिपोर्ट भेजता है, ठीक है ना? तो गवर्नर के रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल्स लगाता है, या फिर गवर्नर अगर रिपोर्ट नहीं भी भेजेगा तो भी प्रेसिडेंट अगर फील करता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, ठीक है? जनरली प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, लेकिन अगर गवर्नर का रिपोर्ट नहीं भी आता है फिर भी प्रेसिडेंट फील करता है तो इट कैन बी इम्पोज्ड। क्लियर है? नाउ प्रेसिडेंट रूल जो लगेगा, क्या प्रेसिडेंट सपना आएगा अपने से साइन कर देगा? नहीं, इट इज ऑलवेज ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है ये चीज? प्रेसिडेंट अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकता ना यार, इट विल बी ऑलवेज ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, दिस इज योर प्रेसिडेंट रूल्स। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नथिंग? नो सर। So that will be all for polity from tomorrow. क्या ईयर कब कब लगा बिहार में? ये तो बोला ना, ये भेज देंगे आपको इमरजेंसी वाला, शेयर करने वाला बोला था ना, शेयर करूंगा अभी जस्ट। ठीक है, आई सेंड दैट। दो तीन चीजें हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि देखो जो समझाने वाला पार्ट है दैट इज ओवर, ओके? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल क्या है नहीं है ये समझाने वाला पार्ट है, बाकी ईयर तो आप याद कर सकते हो, उसमें है ना, उसमें क्या है, उसमें समझाने वाला है सच तो कुछ है नहीं। आई सेंड यू द ईयर कब कब लगा, ओके? कर ले। तो दो चीजें रह गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ना। इन केस आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये नहीं कि मैं पीडीएफ दे दिया हो गया छोड़ दिया, नहीं, यू कैन आस्क, बट एवरीथिंग इज फैक्ट, उसमें समझाने का सच कुछ है नहीं, समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टू रीड दोस ऑल दोस थिंग्स। जो भी समझाने वाला हिस्सा था इट्स डन, ओके? तो आपको वो पीडीएफ देंगे, आप वो पढ़ना, आपको जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है? और भी कुछ चीजें अगर इधर उधर छुट्टी होंगी तो किसी दिन लेकर कवर कर लेंगे, बट मोटा मोटी दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टडी विद रेस्पेक्ट टू पॉलिटी, एंड आई थिंक दैट्स इट। So from next class onwards, we'll move on to modern Indian history, and modern Indian history का India वाला part will be taken by me, and बिहार वाला part will be taken by अभिनव sir, okay? तो एक चीज और बेटा मैं आपको पहले एडवांस में बता दे रहा हूँ, अभिनव सर की जो क्लास होगी बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड, उसकी टाइमिंग के बारे में इट्स नॉट गारंटीड, ओके? कि वो 8:15 से ही होगी, 8 से होगी, 7:30 से होगी, 7 से होगी, उनकी क्लास के बारे में इट्स नॉट गारंटीड टाइम, बट एट द सेम टाइम आई कैन अश्योर यू दैट कि जो भी क्लासेस उनकी होंगी वो शाम को होंगी, ठीक है? आफ्टर 7, ठीक है? 6:30 7 बजे उनकी क्लास होगी, और 1 घंटे की क्लास होगी जैसे हमने क्लास किया है। सो इट विल बी डन इन दैट मैनर, ओके? बट जो भी होगी शाम को होगी, दिन में नहीं होगा, इसका गारंटी, ओके? अनलेस एंड अनटिल इट्स अ संडे, दिन में नहीं होगा। बहुत बिजी पर्सन है, जेएनयू में भी उनको जाना होता है, तो दैट्स व्हाई। बाकी मेरी क्लास तो वही है, 8 बजे से शाम को होगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। सो पहले इंडिया वाला करेंगे, पहले इंडिया वाला कर लें उसके बाद बिहार वाला, ठीक है? इंडिया वाला पहले कर लेंगे उसके बाद बिहार वाला। पहले इंडिया वाला हो जाने दो, इंडिया वाला हो जाएगा तब तो बिहार में आओगे। हर चैप्टर को हम ऐसे ही कर रहे हैं ना बेटा,
हर जगह वैसे ही कर रहे हैं, पहले इंडिया वाला कर रहे हैं फिर बिहार वाला। ज्योग्राफी में एक एक्सेप्शन मारा हमने, पहले बिहार वाला किया क्योंकि वो याद करना इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टाइम फॉर दैट। अब इसका जो बिहार वाला है पॉलिटिक्स, अब खुद देखो यहां पर, आप खुद से सोचो, ज्योग्राफी में जो बिहार वाला है इट इज कंपेरेबल टू इंडिया वाला। वहां पर 5 ज्योग्राफी बिहार वाला होगा तो 6 ज्योग्राफी इंडिया वाला भी होगा। यहां पर अगर आप पॉलिटी देखोगे तो 18-19 जो है वो इंडिया वाला है और एक बिहार वाला है। तो ये आप लास्ट में भी करेंगे ना तो हो जाता है। सिमिलरली हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप देखोगे 10 अगर इंडिया वाला होगा तो 10 बिहार वाला भी होगा, तो इट्स कंपेरेबल। तो साथ में पहले इंडिया वाला करेंगे फिर बिहार वाला करेंगे। तो जहां पर भी इस चीजें से इसको उस तरीके से पढ़ाई जाती है कि आपके दिमाग में जाए। ओके, नहीं तो क्या फायदा अलग से पढ़ाकर। आप मुझे बताओ बिहार पॉलिटी में और क्या बचता है, आप मुझे बताओ एनीथिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम बिहार पॉलिटी। इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा है बिहार पॉलिटी में, बताइए जरा, मुझे भी ज्ञान हो कि आपने और क्या पढ़ा है। क्या पता मुझे भी लगता हो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़े हो जो रह गए। बिहार पॉलिटी से बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपने बिहार पॉलिटी के बारे में क्या पढ़ा है। हो सकता है मेरे से मिस हो जाए यार, ह्यूमन है हम भी, ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलतियां तो हो सकती हैं। सी, नथिंग। एनीवन, कोई भी ऐसा कोई है जो बिहार पॉलिटी में इससे ज्यादा कुछ पढ़ा हो? आई डोंट थिंक सो। अगर होगा तो प्लीज मेरे को भेज देना। ओके, आई डू दैट। मैं चाहता हूं कि पूरा आपका अच्छे से हो कवर बिहार पॉलिटी। बाकी तो इंडिया के लिए बहुत है यार, 10 क्वेश्चन के लिए कितना मार करोगे। हाँ, ठीक है, चलो। सो अभी लोड मत लो बिहार का हिस्ट्री वगैरह सब। अब जब हिस्ट्री जब एक बार इंडिया का पढ़ लोगे तो आधा बिहार तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, मेन है उस क्रोनोलॉजी को याद रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोगों के नाम को याद रखना। ठीक है, तो वी विल डू इट। ओके, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। अब तो हो गया। साइंस का बचा है हमारा क्या, केमिस्ट्री और बायो। हिस्ट्री बचा, इट विल बी डन। इंडियन हिस्ट्री अगले 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, वेल अहेड ऑफ द टाइम। जुलाई बोला है ना, एंड ऑफ जुलाई हो जाएगा। तब तक 2 महीना मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। शुरू से बोलता आ रहा हूं मैं, ये चीज मैं आज नहीं बोल रहा, ये मैं 20 फरवरी को आपको बोला था नहीं बोला था। 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको पूरा रिवीजन का। कि आप मेरे को नहीं ब्लेम कर सकते, लास्ट में कंप्लीट करा दिया, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिया, ठीक है, ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो नहीं है प्लीज बता दो, क्या पता इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाए, उसको कवर कर देंगे हम। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट यार, इससे जितना मेरे से हो सकता है आई विल डू इट। आई एम देयर फॉर यू। ऐसा थोड़ी है कि मतलब फिक्स्ड है ये वो। ठीक है, सो वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन आवर लाइफ। ओके, सो डू इट, रीड इट। ओके, कल या फिर परसों से जब भी होगा विल स्टार्ट विद इंडियन हिस्ट्री। ओके, भूलना नहीं है आपको, एकदम करना है। अब इससे अच्छा से करके अगर कोई दे देता तो हो जाता, हो जाएगा सिलेक्शन। पढ़िए आप, पढ़िए, डाउट पूछिए। ठीक है, चलिए, बाय देन।